नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे संघर्ष जारी वन्यजीव पड़ रहे भारी की। प्रदेश में मानव वन्यजीव संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिन प्रतिदिन जंगली जानवरों के द्वारा रिहायशी इलाकों में लोगों व पालतू पशुओं पर हमला किए जाने का प्रकरण सामने आता है। शासन प्रशासन भी लगातार तमाम विषयों को लेकर संवेदनशील है। आपको बता दें कि वन विभाग के अनुसार प्रदेश में साल 2000 से लेकर अब तक 1264 लोगों की जान वन्य जीवों के हमले के चलते गई है और 6519 लोग घायल और प्रभावित हुए हैं, जो कि काफी चिंताजनक और भयावह मालूम पड़ता है। हालांकि वन विभाग के द्वारा कई पिंजरे, बाड़े जंगली जानवरों से बचने के लिए जगह जगह पर लगाए गए हैं। शार्प शूटर्स को भी जगह पर तैनात किया गया है। सोशल मीडिया और एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से किसी भी जंगली जानवर के दिखाई पड़ने पर सूचित करने के लिए सुचारू रूप से सुविधाएं भी शुरू की गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में स्कूल के बच्चों के स्कूल तक पहुंचाने व लाने के लिए भी राज्य सरकार द्वारा वाहनों की व्यवस्था की गई है, लेकिन बावजूद इसकी स्थिति काबू से बाहर होती नजर आ रही है। बाघ, भालू, गुलदार के हमलों ने लोगों के साथ साथ शासन प्रशासन की भी नींद उड़ा रखी है। जहां एक ओर राज्य सरकार, शासन प्रशासन इस स्थिति को लेकर चिंता में है, तो वहीं राज्य के विपक्षी दल भी लगातार हो रही मानव वन्यजीव संघर्ष के मुद्दे पर हैं और लगातार सरकार पर सवाल भी खड़े करते दिखाई पड़ रहे हैं। विपक्षी दलों का यह कहना है कि सरकार के प्रयास विफल हैं। अगर सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं करवाई जा रही तो लोगों को ही हथियार उठाकर आगे आना पड़ेगा। आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में मानव और वन्यजीव संघर्ष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। धामी सरकार इस संघर्ष को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अब तो जिसकी चर्चा लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक हो चुकी है, लेकिन कुल मिलाकर सरकार के हाथ खाली है। वहीं सीएम धामी ने भी कल सचिवालय में घंटों वन विभाग के मंत्री सहित अधिकारियों से गहनता से बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि मानव वन्यजीव संघर्ष को खत्म करने के लिए वन विभाग के साथ ही शासन प्रशासन के स्तर पर भी प्रभावी प्रयास किए जाएं। ये सुनिश्चित किया जाए कि मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना की सूचना मिलने के 30 मिनट के अंदर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच जाए। इसके लिए संबंधित डीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी तय की जाए। प्रभावितों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाए। देखिए, किसी भी कीमत पर जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए। उसके लिए हमने वन विभाग, अन्य विभाग, जिले के अधिकारी, उन सभी को कहा है कि समन्वय बनाकर निगरानी करें और लोगों को बीच में जाकर उनकी हर प्रकार से सुरक्षा हो, उसकी व्यवस्था को संपन्न करने का काम सभी विभाग और जिला एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर इसको आगे बढ़ाएंगे। और विशेषकर जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, डीएफओ हैं, उनके एसडीओ हैं, रेंजर हैं, उनका सबका उत्तरदायित्व फिक्स किया जा रहा है। पहले से जो है इस प्रकार निर्देश हो गए हैं और जो भी हमलों में घायल हो रहे हैं या घायल हुए हैं, उन सभी का जो समुचित इलाज, पूरा इलाज है, वो सरकार की तरफ से कराया जाएगा। उसका पहले से ही हमने प्रावधान कर दिया है। कुछ समय से, पिछले कुछ समय तक आप देखेंगे तो भालू की प्रवृत्ति और गुलदार के हमले में जिस तरह से वन्यजीव मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी, इसी को लेकर समीक्षा बैठक थी कि किस तरह से इसको और प्रभावी ढंग से इस पर अंकुश लगाया जा सके, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसको लेकर के बैठक भी है। में विभाग के प्रमुख सचिव, अपर सचिव, हॉफ, मैं और मुख्यमंत्री जी, सब लोग इस पे और कमिश्नर कुमाऊं जिस पर तो पूछो, वो भी वहां छोड़ने को तैयार है। आपने पहाड़ों में जाकर बाघ छोड़ दिए, भालू छोड़ दिए, पहाड़ में जीना दुर्लभ कर दिया आपने। किस तरह से पहाड़ में लोग रहेंगे? आपको इससे पीड़ा नहीं होती? सिर्फ चुनाव की आपको पीड़ा है कि आपको 2027 में चुनाव जीतना है, वहां जाकर आप लोगों को लेकर यहाँ आएंगे। पर जो लोग यहाँ बचे हैं, चुनाव के अलावा भी बहुत कुछ है भाजपा वालों को करना चाहिए। चुनाव सब कुछ नहीं होते हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, जनता का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आज जनता त्रस्त है। आज पहाड़ों के अंदर इस समय लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है। जनता जो है, वहां के बच्चे जो है अपने घरों में कैद हो रखे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। तो किस तरह का माहौल पहाड़ों में है, उसकी पहले चिंता करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को।
देखो चुनाव आएंगे चले जाएंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा, सब लगा हुआ धंधा है, पर जिस जनता ने आपको चुना आप उस जनता के लिए क्या कर। पौड़ी जनपद के गजल्ड गांव में पिछले कई दिनों से दहशत का माहौल बनाए आदमखोर गुलदार को आखिरकार ढेर कर दिया गया। वहीं गढ़वाल डीएफओ अभिमन्यु ने बताया कि विभागीय टीम पिछले कई दिनों से लगातार गुलदार को ट्रैक कर रही थी। कल देर शाम विभागीय और प्राइवेट शिकारियों की संयुक्त टीम ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। आखिरकार उस गुलदार को मार गिराया गया। लगातार वन्य जीव और मानव में टकराव की स्थिति देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर नुकसान दोनों तरफ हो रहा है। अब तो विपक्ष के पास भी ये मुद्दा सरकार को चेताने के लिए काफी है। लगातार प्रदेश भर में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन इस समस्या से निपटने का इलाज किसी के पास नहीं है। जिसके क्रम में वहाँ पे हमारे द्वारा पिंडा स्थापित किया गया, मचान स्थापित किया गया था। वहाँ पर प्रेशर इंप्रेशन पैड लगाए गए थे और कैमरा ट्रैप के माध्यम से उसको मॉनिटर किया जा रहा था। साथ ही इसमें ट्रैंकुलाइजिंग टीम और विभागीय गश्ती दल भी इसमें तैनात किया गया था और इसमें 2 विभागीय शूटर तैनात किए गए थे। उनके द्वारा विभिन्न तरह से जो है गुलदार को चिन्हीकरण करने और उसको ट्रैप करने के प्रयास किए गए। काफ़ी समय बीतने के बाद भी गुलदार को पकड़ना या ट्रैंकुलाइज संभव न होने के कारण इसमें 2 विशेषज्ञ शूटर को जो है विभागीय अनुमति के पश्चात इसको सम्मिलित किया गया हमारी विभागीय टीम के साथ। दिन गए, महीने गए, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जंगली जानवरों के हमलों में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है, पर सरकार है कि इन तारीख महीनों के जाने के बाद भी सोई की सोई हुई है। मैंने बाघ और जंगली जानवरों के हमलों से लोगों की रक्षा के लिए सांकेतिक रूप में एक नकली बंदूक क्या उठाई। हमारे राजनीतिक विरोधी, और मैं तो ये समझूंगा कि विवेकहीन लोग, राजनीतिक विरोधी तो होते हैं लेकिन उनमें भी कुछ विवेकहीन लोग ऐसे बिलबिला कर बाहर उठे कि जैसे उन्होंने वास्तविक रूप में मुझे, जो तो फेसबुक में तो उन्होंने कहा ही, लेकिन वास्तविक रूप में भी वो मुझे किसी आतंकवादी संगठन का हेड समझने लगे। आवश्यकता ये थी कि वो अपनी सरकार को आईना दिखाते, इस सरकार को आईना दिखाते, लेकिन राजनीतिक उनकी दूरदर्शिता इतनी कमजोर थी कि वो मुझे ही कटघरे में खड़ा करेंगे। वनों का घनत्व तो ज्यादा है, जहाँ पर वन्य जीव मानव घटनाएं ज्यादा हो रही है वहाँ पर सरकार ऐसे उपकरण लगा रही कि जिससे उनकी आवाजाही का पता लग जाए, जैसे सीसीटीवी कैमरे हैं या अन्य चीज़ें हैं। कुछ अलार्मिंग पॉइंट जैसे ऐसे बनाने का सरकार का अपना विचार है और वन मंत्रालय इसमें मंथन भी कर रहा है। माननीय वन मंत्री जी ने भी इसमें बैठक की और माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन महकमे को निर्देशित भी किया है इस संबंध में। और कोशिश की जाएगी कि जहाँ पर वन्य जीवों की आवाजाही ज़्यादा है वहाँ पर सरकार की तरफ से सार्थक कदम उठाए जाएंगे। वहाँ पर चौकीदारों की नियुक्ति करने की बात भी है। कुल मिलाकर मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता का विषय है। वहीं अब पहाड़ों के बाद मैदानी क्षेत्रों में भी लगातार जंगली जानवरों का आतंक देखने को मिल रहा है। अब सवाल यह है कि राज्य सरकार ने भी बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष को लेकर अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। ऐसे में पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों से गुजर रहे ग्रामीण क्या ऐसे ही मानव वन्यजीव संघर्ष करते रहेंगे? क्या सरकार मुआवजे को ही इसका समाधान मान रही है या सरकार और प्रशासनिक तंत्र मूक दर्शक बने रहेंगे? इसका जवाब शायद अभी तक किसी के पास नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है। भाजपा से संजीव वर्मा प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से, कांग्रेस से इंदु मान हमारे साथ में है प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और यूकेडी से कैप्टन राकेश ध्यानी जी हैं केंद्रीय अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, और पीछे थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता हैं एसएसएम की ओर से, राजनीतिक विश्लेषक ढोपाल जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। चर्चा की शुरुआत संजीव वर्मा जी के साथ में करेंगे। संजीव जी, सरकार पर विपक्ष का जुबानी हमला लगातार जारी है, लेकिन क्योंकि लगातार वन्य जीवों की ओर से हमला मानवों पर भी जारी है और शायद यही वजह है कि विपक्ष इस मुद्दे को काफी तेजी के साथ में उठा रहा है। और देखिए, जो आंकड़े हैं वो अपने आप में घातक हैं। लोग, उनकी दिनचर्या पर बड़ा असर पड़ा है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और जिन इलाकों में सबसे ज़्यादा दहशत है वहाँ पर तो लोगों का घर से निकलना भी दूभर हो गया है। आखिर क्यों ये पूरा मामला जो लगातार बढ़ता जा रहा है, घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो काम हो रहा है इस पर वो पूरा नहीं हो पा रहा?
देखिए, जो पूर्ववर्ती सरकारें नहीं कर पाई, हमारी सरकार कर रही है, हमारी सरकार कार्यवाही कर रही है। पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी इस और गंभीरता से अपना ध्यान आकर्षित नहीं किया। हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। हमारी सरकार लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक समीक्षा बैठकें तमाम हो रही, उसमें निष्कर्ष निकल रहे हैं। उसमें ये समस्या इसकी पुनरावृत्ति दोबारा से ना हो, इस प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं। अलार्मिंग सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, सेंसर सिस्टम डेवलप किया जा रहा है, सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं, और जितने भी घायल हुए हैं मानव वन्य जीव जो ये चल रहे हैं हमले, वन्य जीवों की जो हमले, उसमें जो भी घायल हुए उनका पूरी तरह से पूर्ण इलाज हमारी सरकार करा रही है निःशुल्क। पूर्ववर्ती सरकारों ने इस और कभी भी ध्यान नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि वन्य जीव हमले जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तभी हुए, पहले भी हुआ। लेकिन सुनिए संजीव जी, सॉरी मैं आपको टोक रही हूँ। आप कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार के ऊपर कोई आरोप भी नहीं। एक मिनट मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज मेरी बात पूरी होने दीजिए। ठीक है। देखिए, मैं ये बात केवल इसलिए बोल रहा हूँ कि सरकारों का दायित्व होता है अपने नागरिकों की रक्षा, सुरक्षा, उनकी जान माल की रक्षा करना। हमारी सरकार पूरी गहनता और गंभीरता के साथ इसके ऊपर कार्यवाही कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इस बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम से टीएफओ हो, चाहे फॉरेस्टर हो, चाहे हमारे जो किसी भी सरकार कोई अधिकारी कर्मचारी वन विभाग का, उन तमाम को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि इस प्रकार की कोई भी घटना ना हो। जो हमारे स्कूली बच्चे जिनकी शिक्षा पूरी तरह से प्रभावित हो रही है, जो ऑनलाइन शिक्षा लेने के लिए घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं, उनकी सुरक्षा का सरकार विशेष रूप से ध्यान कर रही है। और उनके लिए सरकार ने जो हमारे वन विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, उनको दिशा निर्देश दिए हैं कि उन बच्चों की सुरक्षा के लिए कोई भी इस प्रकार की रणनीति बनाई जाए ताकि कोई भी इस प्रकार का घटना की पुनरावृत्ति न हो। अभी पौड़ी जिले में जो आदमखोर गुलदार बहुत सक्रिय था, उसको भी ढेर किया गया है कल ही, और 3 शिकारी। ठीक है, लेकिन ये बात सिर्फ किसी एक जगह की नहीं है। देखिए संजीव जी, लगातार अलग अलग जगहों पर बढ़ते मामले अपने आप में बताते हैं कि लापरवाही भी बढ़ी है। ठीक है, पूर्ववर्ती सरकार में आपने कहा इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन आंकड़ों में कमी आनी चाहिए थी ना। आंकड़े कम क्यों नहीं हो रहे? अगर आंकड़े बढ़ रहे हैं तो क्या मान लिया जाए कि लापरवाही भी बढ़ गई पूर्ववर्ती सरकार के मुकाबले? और दूसरा ये कि आप इलाज मुहैया करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है समस्या क्या सिर्फ इलाज से खत्म हो जाएगी? कई लोगों की जान चली जाती है, कई लोगों के साथ ऐसे घाव, ऐसी घटनाएं छोड़ जाती हैं जो शायद कभी नहीं भर सकते। ये आप भी समझते हैं इस चीज को। तो मुझे लगता है उस समस्या पर ज्यादा काम होना चाहिए, ना कि ये कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। लौटेंगे सर आपके पास में। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। इंदु मान जी हैं। चलिए संजीव जी, ठीक है, अच्छा कुछ कह रहे हैं आप तो जल्दी से कहिए, उसका इंदु मान जी का रुख करेंगे। देखिए, मैंने कहा कि इस समय भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अभी इस वर्ष आपदाएं बहुत तेजी के साथ पूरे क्षेत्रों में आई हैं, और पर्वतीय क्षेत्रों में क्योंकि जैसे भालू की जो समस्या आ रही है, भालू ठंडी जगहों में रहने का आदी होता है, और बर्फ कम पड़ने की वजह से वो जंगल छोड़कर आबादी वाले क्षेत्रों में आया है। और मैं सोचता हूँ अभी जैसे ही थोड़ा सा सर्दी बढ़ेगी तो भालू अपने गंतव्य को वापस भी लौटेगा। और सरकार ने तो जो जिस प्रकार से जो कई सारे उपकरण भी उपलब्ध कराए हैं, मुहैया कराए हैं, ताकि किसी भी प्रकार का
खतरे से निपटा जा सके। और मैं सोचता हूँ सरकार, आपने कहा तो सरकार पूरी तरह से, चलिए ठीक है संजीव जी, आपकी बात आ गई। चलिए लौटेंगे आपके पास में। इंदुमान जी का रुख कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे साथ में लगातार बनी हुई। इंदुमान जी, बहुत स्वागत है आपका। इंदुमान जी, उनका कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों में भी कोई खास काम नहीं किया गया। क्या कहना चाहेंगे मैम? आंकड़े बढ़ रहे हैं। मैं सुन रही थी संजीव वर्मा जी ने लगातार केवल इस बात की कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कुछ नहीं किया और हमारी सरकार लगातार गंभीर है, इसके अलावा कोई बात भी नहीं कही है वैसे उन्होंने। एनीवे, जो भी उन्होंने कहा है वो एक अलग बात है, लेकिन किसी भी मानव का जीवन जाना वन्य जीव द्वारा, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है जिसको कि बहुत ही सामान्य तरीके से सरकार ले रही है, बहुत ही लाइटली तरीके से ले रही है। और सरकार ये समझती है कि केवल पैसे घोषित करने से कि घायलों का हम इलाज कराएंगे समाधान है, मात्र समाधान है, ऐसा सरकार समझती है। हमारे अध्यक्ष गोदियाल जी ने भी कहा कि दिन, महीने और साल बीतते जा रहे हैं, आंकड़ों में गिरावट बिल्कुल भी नहीं आई है, बल्कि आंकड़ों में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। पिछले 25 सालों में 2002 से लगभग 1200 कुछ, लगभग मतलब अप्रोक्सीमेटली 1300 लोगों का लाइफ खत्म हो गया है। घर के दीपक बुझ गए, छोटे छोटे बच्चों को जानवर ले गए हैं, महिलाओं के ऊपर हमला करके उनको मार दिया। छोट-मोट हमले पहले सुने जाते थे कि हमला कर दिया, काट लिया, लेकिन हत्याएं उठाकर ले गए इस तरह से अब बिल्कुल आम हो चुका है। इस तरह की घटनाएं पहले नहीं होती थी। देखिए, अब फिर बात वही, बार बार हमने पर्यावरण पे पहले भी बोला है और वन कटान पे पहले भी बोला है। उत्तराखंड में 65% वन हुआ करते थे, लेकिन अब वैज्ञानिक पहले तो ये बता दें कि कितने वन बचे हैं। अब 6000 एकड़ का जो वो पेड़ काटे जा रहे हैं पौड़ी में, एनजीटी भी आपने मुट्ठी में कर रखा है, सीडी आपने मुट्ठी में कर रखा है, ईडी मुट्ठी में कर रखा है। ये केन प्रकेण आप एनजीटी से परमिशन लेके, और क्यों इतने पेड़ काटे जा रहे हैं? विकास के नाम पर यदि पहाड़ों का इस तरह से दोहन किया जाएगा तो वन्य जीव तो प्रभावित होगा। और विशेष तौर पर कोरोना के बाद इस तरह की घटनाओं में अधिक वृद्धि हुई है, क्योंकि हमारे बिल्कुल पास में ही है रामनगर का एरिया, कॉर्बेट का एरिया। शाम के बाद लोगों का निकलना दूभर हो गया है। बाइक के पीछे पीछे कुत्तों की तरह जानवर, ये तेंदुए वगैरह दौड़ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वनों में मानव का आवागमन, वनों में कंस्ट्रक्शन और पेड़ों का कटान, खनन, और वहां पे लगातार आवाजें ट्रकों की, डंपरों की, ट्रैक्टर ट्रॉलियों की जो हो रही है, तो जानवर किधर जाएगा? जानवर रिहायशी एरिया की तरफ दौड़ेगा। पूर्ववर्ती सरकार, नारायण तिवारी जैसा मुख्यमंत्री तो कभी बन नहीं सकता है। देखिए, सब आप स्वयं भी, संजीव वर्मा जी, इस बात को एग्री करेंगे। 2007 तक जो विकास हो गया हमारे प्रदेश में और जिस तरह से हमारे उत्तराखंड को आगे बढ़ाया गया, उसके बाद लगातार ग्राफ नीचे ही है। और 17 से तो आपकी गवर्नमेंट है, पिछले 8 साल से, पिछले 9 साल से तो आपकी गवर्नमेंट यहाँ पर चल रही है। देखिए, कोरोना के टाइम में शांत एरिया में जानवर जंगलों से भी बाहर निकलकर आ गया था। अब उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे उनके लिए खाना नहीं बचा है, तो वो और वन कम हो रहे हैं। सीधी सी बात तो ये, देखिए, वन कम हो रहे हैं। और जो अधिकारी हैं, डीएफओ आदि हैं, अधिकारी प्रशासनिक प्रक्रिया यदि गंभीर होगी तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि इस तरह के केसेस में, आंकड़ों में कमी निश्चित रूप से आएगी। जिस तरह से अगर अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया जाए, जो भी जिस पद पर है वन विभाग में, तो उत्तराखंड वन विभाग में जो भी पदाधिकारी अपने कार्य, मतलब ये देखिए, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी का एक चीज तो मैं कहूंगी, प्रेस करने में, इस तरह की बातें करने में, विशेष प्रेस करने में नहीं कि हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, इसके लिए फटाफट वो प्रेस बुला लेंगे और घोषणाएं कर देंगे, लेकिन धरातल पे काम नहीं होता है। अभी भी जो घायल है उनको जो है मुआवजा तुरंत नहीं दिया जा रहा है, वहां पे देरी की जा रही है। सरकार को इस मामले में गंभीर, खाली कहने से नहीं चलेगा, कह देते हैं, जो भी प्रवक्ता है आते वो ये कहते हैं हमारी सरकार बहुत गंभीर है, लेकिन धरातल पर सर बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में, पर्यावरण के मामले में, खनन के मामले में, वन्य जीव के मामले में, और भी बहुत सारे मुद्दे, अभी आप सोशल मीडिया ही उठाकर देख लीजिए तो न जाने कितने मामले सामने आ जाते हैं। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं पर ऐसे जानवरों का आतंक देखने को मिलता ही रहता है। चलिए लौटेंगे आपके पास में, हमारे साथ में पीसी थपलियाल साहब हैं,
यूएसएसएम की ओर से बहुत स्वागत थपलियाल जी आपका। थपलियाल जी, ये समस्या नई नहीं है, बहुत पुरानी है, ये बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा नहीं है कि पूर्ववर्ती सरकारों के समय पर ये समस्या नहीं थी, लेकिन दिन प्रतिदिन आंकड़ों का बढ़ना अपने आप में एक चिंता है। न सिर्फ हमलों की कि लोगों की जान जा रही है, लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं, लोग दहशत में हैं, डर में हैं, बल्कि ये भी कि आने वाले भविष्य में ये समस्या और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तो वन्यजीव भी खतरे में, दूसरा मानव भी खतरे में। तो ऐसे में क्या निदान होना चाहिए, सरकार को क्या बड़े कदम उठाने चाहिए, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। देखिए, जब हमने अपना जीवन शुरू किया था बचपन में, तो उस समय हम कभी सरकारों की नहीं जानते थे, ना उनकी तरफ कभी देखते थे। हम जंगली जानवरों के साथ रहते थे, अपना जीवन, अपना बचपन बखूबी खेलते हंसते बिताते थे। हमारे यहाँ एक रेगुलरली बंदरों की टोलियां आती थी, उनको एक कुत्ता सरहद से बाहर भगा देता था और फिर हम सुकून से रहते थे। बाघ हमारे गुलदार घूमते थे, हमारे पशुओं तक आते थे, लेकिन हम आंगन में सोए थे, हमको नहीं छेड़ते थे और हमारे में बड़ा आत्मविश्वास होता था। हमारे पूर्वजों से ये कहा गया था कि जो ये बाघ है, गुलदार है, ये मर्दों को नहीं अपना शिकार बनाते और ये बच्चों को और छोटे पशुओं को, बकरियों को इस तरह से अपना शिकार बनाते थे। और हम जंगलों में लकड़ी काटने भी जाते थे। लेकिन अब धीरे 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 जैसे विकास हुआ तो हमारे यहाँ मैंने खुद अपने आप देखा कि बंदरों की शक्लें बदली गई। मैं जब गया मैंने कहा अरे यहाँ तो हिमाचल के बंदर आ गए, क्योंकि हिमाचल के बंदरों की शक्ल हमारे गढ़वाल के बंदरों से अलग है। आप बहुत अजीब मानेंगे, देखो हमारा मैं समाज के अंदर जिया हूं इसलिए ये बातें कर रहा हूँ। आप हरिद्वार के बंदरों को, मैं अभी कई बार जाता था, मैंने कहा हमारे पहाड़ में हरिद्वार के बंदर दिखने लग गए। तो मैंने तब पाया था कि जब अपने यहाँ से हिमाचल कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं ना कि जो सीमाएं हैं वो बदल गई हैं और वर्तमान में जो पशु भी हैं वो भी ज्यादा हिंसक होते जा रहे हैं। देखिए, ये जो घटना हो रही है इस समय, ये केवल उत्तराखंड का एक क्षेत्र विशेष है। हिमाचल में नहीं हो रहा है ये समस्या हमारे और हिमालय राज्य में नहीं हो रहा है, ये उत्तराखंड में हो रहा है। इसकी ओर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा उत्तराखंड देश के बड़े पूंजीपतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि बनतारा का एक्सटेंशन काउंटर पहाड़ में बनने की एक तैयारी हो। जो मतलब देखिए किस तरह से जामनगर में एक बहुत बड़े हमारे बड़े पूंजीपति हैं, अनंत, आप जानते हैं उनका शौक है बहुत बड़ा, उन्होंने जंगली जानवरों का वो बना रखा है। मेरे को लगा कि अचानक पहाड़ में मेरे हर गांव में एक भालू और एक गुलदार जैसे किसी ने पोजीशन किया हो। मैं फोन करता हूं तो हर गांव का व्यक्ति बोलता है मुझे कि साहब मेरे यहाँ एक भालू आ रखा है। तो हर गांव में एक भालू और एक गुलदार, ये कैसे वो पोजीशन हो गए और किस तरह से ये इतने हिंसक बन गए, क्योंकि जंगली जानवर हमारे इतने हिंसक कभी नहीं होते थे। तो ये जो समस्या है इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और ना हमारी सरकारें मुआवजा देने के लिए तैयार है। 10 लाख चाहिए, 10 लाख, लेकिन हमारी सरकारें उन कॉज को नहीं ढूंढ रहे हैं कि आखिर इन जंगली जानवरों का आवागमन एक क्षेत्र विशेष में कहां से हुआ। और दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, हमारे यहाँ फॉरेस्ट राष्ट्रीय लेवल के हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हमारे यहाँ इवन इंडियन रिमोट सेंसिंग है। आप अपने मोहल्ले में एक स्कूटर को चलते हुए देख सकते हो। तो हमारी जो ये निगरानी है, ये निगरानी इतनी कमजोर कैसे पड़ गई है कि जो आज हम लोग गांव से भागने के लिए विवश हो गए हैं। अब हिसाब ये है कि प्लान तो हुआ, प्लान शिक्षा स्वास्थ्य की सेवाएं खत्म की इन्होंने, उसके बाद अब देखो नया कानून बना रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ टाउन बिना किसी कानून वो चेंज किए हुए टाउनशिप डेवलप होगी, पहाड़ रिजॉर्ट के केंद्र बनेंगे, यानी पहाड़ एक अमीरों के लिए तैयार हो रहा है। और उस अमीरी में कहीं हम दूध में मक्खी की तरह तो नहीं दिख रहे उन पूंजीपतियों को जो हमारे कुछ भाई पहाड़ में छूट गए हैं, क्योंकि ये बहुत
मैं ऐसा थॉट दे रहा हूं जिसकी तरफ आज दिन तक कोई नहीं सोच रहा, और उनको सोचना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हमारे अमीरों के लिए मेरा उत्तराखंड परोसा जा रहा है। कोई सब कुछ जानता है किस तरह जॉर्ज एवरेस्ट दे दिया, किस तरह से जमीनें हमारी दनादन इन धन्ना सेठों को दी जा रही है, किस तरह से कानून बना सर्विस सेक्टर का कानून ये केवल धन्ना सेठों के लिए बनता है, जहां असीमित जमीन एक धन्ना सेठ को दे दी जा सकती है। और आप जो कानून भी बना, आप देखिए एक लेटेस्ट कानून बड़ा अजीब बना, जो 25 साल में ऐसा कानून नहीं बना, टाउनशिप डेवलपमेंट इन द हिल एरिया, दैट इज टू बी सीन। और वो टाउनशिप कौन डेवलप करेगा, कौन लोग वहां आएंगे, अब देखना है हमें। हम बहुत चिंतित हैं और हम उल्टा सीधा सब सोचने लग गए, हम विवश हैं ऐसा सोचने के लिए, ये मैं मानता हूँ। चलिए ठीक है तबला साहब, लौटेंगे आपके पास में और मेहमानों को भी चर्चा में हम जोड़ते चलेंगे, उनके साथ में देवभूमि के दंगल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं, मुझे फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए वन्य जीवों के साथ मानवीय संघर्ष को लेकर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ में केंद्रीय अध्यक्ष सैनिक प्रकोष्ठ यूकेडी की ओर से कैप्टन राकेश ध्यान जी हैं। बहुत स्वागत सर आपका। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे, कौन जिम्मेदार है इसका? ये बात ठीक है बिल्कुल कि कहीं ना कहीं जंगली जानवरों के व्यवहार में भी बड़ा बदलाव आ रहा है, लेकिन इसके पीछे पर्यावरण की नजर से देखें तो एक बड़ा कारण है, जो बाउंड्री है, जो सीमा है, वो लगातार वन्य जीवों के लिए कम होती जा रही है और मानवीय प्रजाति के लिए बढ़ती जा रही है, जो अपने आप में एक चिंता की लकीर भी खींच रही है। इससे कैसे बचा जा सकता है, क्या किया जाना चाहिए? जी गरिमा जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये टॉपिक है, लेकिन दुख इस बात का है कि जिस तरह हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो आज भी ब्लेम गेम में चल रहे हैं कि पूर्व में जो सरकारें थी उन्होंने कुछ नहीं किया। हम आज जो है, आज वो देख रहे हैं कि किसी को गुलदार ने काट दिया या भालू ने किसी को मार दिया, तो आज सरकार जग के बैठ के कर रही थी। आज तक कहां गए थे? 15 साल तो आप भी शासन में हैं, आज तक आप लोग कहां गए थे? और ये केवल आज एक दिन की घटना नहीं है, ये तो पिछले कई सालों से। मुझे तो याद है कि जब व्हेन आई वाज इन क्लास 7 और 8, और मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, कॉर्बेट दुगड्डा ब्लॉक जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क के बिल्कुल कंजेस्टेड एरिया है, बिल्कुल उसके बगल में है, और वहां ये घटनाएं बहुत हुआ करती थी। और मुझे याद है कि 1977-78 में व्हेन आई वाज इन क्लास 8, उस समय एक बाघ ने 15 लोगों को वहां पे अपना निवाला बनाया था। तो तब भी हमारे पास कोई नीति नहीं थी कि उस बाघ को मारेंगे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपको अरेस्ट करेंगे। तो स्थिति ये थी कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नामनरेश यादव जी हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, उनको मैसेज करने के लिए हम पोस्ट ऑफिस की टेलीग्राफ ऑफिस में बैठते थे। हमारे जो बुजुर्ग लोग थे कि वहां तक मैसेज कैसे पहुंचे कि इस बाघ को कैसे मारे। तो मुझे याद है कि उस समय कोई अंग्रेज आया था। उस समय हिंदुस्तान इतना बड़ा है, लेकिन एक अंग्रेज बुलाया गया उस बाघ को मारने के लिए, उसके बाद वो बाघ मारा भी गया। उस समय से लेकर आज 25 साल हमें उत्तराखंड बने हुए भी हो गए हैं, आज भी हमारे पास कोई नीति नहीं है। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि हम वहां पे सीसीटीवी लगाएंगे, रिमोट सेंसरिंग। हमारा रिमोट सेंसरिंग होता तो आज थराली में जो बाढ़ आई थी उसका आपको पहले ही पता चल जाना चाहिए था। तो आप संसाधन को यूज नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इंसिडेंट हो, उसके बाद कहीं से हमें राहत कोष में पैसा आए और उसको हम रफा दफा करके एक साइड करें। ये भारतीय जनता पार्टी की आज नीति हो चुकी है। इसके लिए हम किसी एक विशेष चीज को या भारतीय जनता पार्टी को ही हम ब्लेम नहीं कर सकते। बहुत सारे कारण हैं इसके, उसके भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, राजनीतिक कारण तो हैं ही कि सरकार जो है निरंकुश है, सरकार को जो है काम करना नहीं है, तो सरकार तो जिम्मेवारी सरकार को लेनी पड़ेगी। लेकिन भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं और हमारी सामाजिक परिस्थितियां भी हैं, क्योंकि सरकार ने जब पहाड़ों में हमें कोई सुविधाएं नहीं दी तो लोगों ने पहाड़ में गांव छोड़ के वो आज प्लेन में आ गए हैं, और जब गांव खाली हो गए हैं, बहुत कम लोग जो सक्षम नहीं थे वो पहाड़ों में बैठे हुए हैं।
तो नेचुरली जानवरों का जो जंगली जानवर थे उन्होंने जो है अपना वर्चस्व दिखाना शुरू किया। जब लोग नहीं है, वनों में आवाजाही नहीं है, तो जंगल में वो जो स्वतंत्र हो गए और वो लोग जो है, जो जानवर हैं वो मानवों पर अटैक करने लगे हैं। और जब एक बार किसी मानव पे कोई गुलदार या बाघ या भालू अटैक कर लेता है तो उसकी हिम्मत जग जाती है कि मैं मानवों से टक्कर ले सकता हूँ। तो नेचुरली क्या होता है कि वो बढ़ता जाता है। वो तो हम जिसको हम आदमखोर बोलते हैं, वो कोई खून का टेस्ट नहीं होता है, वो उसकी भावनाएं बढ़ जाती हैं कि मैं अब आदमियों से टक्कर ले सकता हूँ, इसलिए वो एक के बाद एक अटैक करने जाता है। उसके लिए सबसे पहले हमें कंजर्वेशन एंड कंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो डेवलपमेंट के नाम पे हम जंगलों में जो रिसोर्ट बना रहे हैं, खा पी के होटलें वहां चल रही है, लोग दारू बीड़ी सिगरेट और खान पान के गुटखे की जो फेंक रहे हैं, उनकी सुगंध से भी जानवर जो है उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इसमें हमारा बहुत बड़ा कारण है ये कि जो रिजॉर्ट के लिए हम बहुत बड़ा जंगल काट रहे हैं। आज अभी हर्षिल में जो पेड़ों के कटान के एनजीटीसी, जैसे आपने बताया था अभी गरिमा जी आपकी रिपोर्ट में ही था कि एनजीटीसी तो आपको परमिशन ऐसे ही मिलती है कि सही अपने घर की मूल्य है। आपने घर में जो है अगर कहीं एक सड़क बनानी है गांव में, तो आपको एक पेड़ काटने के लिए वहां पे सरकार के क्या दिल्ली तक के चक्कर काटने लग जाते हैं। लेकिन आज की सरकार में अगर उसका कोई रिजॉर्ट बन रहा है, क्योंकि बहुत साफ है, हम तो नाम लेके बता सकते हैं कि किस किस के रिजॉर्ट जो है जंगलों में बन रहे हैं। 3-3 किलोमीटर की सड़क जंगल के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर बिना किसी परमिशन के बन गई है, क्योंकि उनको पता है हमारा राज है, वन मंत्री हमारे हैं, तो कोई क्या बिगाड़ सकता है हमारा। तो इसमें यह है कि एक बहुत व्यवस्थित नीति बनाने की जरूरत है, चाहे उसमें मुआवजा हो जाए, सरकारी नौकरी हो, घायलों का इलाज हो, इसके ऊपर आज भी कोई प्रॉपर नीति नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब जगती है जब कोई घटना घट जाती है। आप जो है देहरादून के अंदर हमारा जो पुल देख लीजिए आप, आईएसबीटी में एक पुल बना है, बल्लीवाला में पुल बना है, उसको पहले सिंगल पुल बनाया गया था कि उसमें जरूरत की नीति नहीं थी। आज जब कहा कि ट्रैफिक ज्यादा हो गया तो उन्होंने एक सिंगल पुल को भी डिवाइडर टाइप के पगडंडी टाइप का बना दिया। तो ये तो इनकी नीति है कि इनको कुछ करना कुछ नहीं है, बातें बहुत बड़ी बड़ी करेंगे और हमने ये कर दिया है, हमने ये बैठक बुला दी है, हम उसके लिए ये कर रहे हैं, लेकिन करना कुछ नहीं है, धरातल पे जीरो है। गणेश गोदियाल जी ने अभी इसके लिए हमें कुछ नीति निकालनी पड़ेगी। अगर सरकार इतनी ही जो है अगर लोगों से अपना रखती है कि वाकई लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए, तो दे गांव में 2-2 ट्रेनिंग और 2-2 बंदूकें दे दें, भले वो एयरगन दे दो वहां पे, क्योंकि जानवर क्या होता है कि जब भी आप पटाखा फोड़ेंगे तो जानवर दूर चले, लोग तो है नहीं वहां पे, तो कम से कम एक गांव में अगर 2 बंदूकें आप देते हैं, एक उस किनारे एक इस किनारे दे दो, कभी ऐसी सिचुएशन रात के टाइम में पटाखा फोड़ दो तो जानवर अपने आप दूर चले जाएंगे। लेकिन ये कुछ नहीं करेंगे, ये केवल वहां सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे, उसमें भी घोपला करेंगे। ठीक है, लौटेंगे सर आपके पास में, माफी के साथ आपकी बात को पूरा विस्तार से सुनेंगे। उससे पहले बने हुए हैं राकेश धानी जी, जल्दी से आप अपनी बात को पूरा कीजिए, डोभाल जी के पास चलते हैं। जैसे मैंने पूर्व में बताया कि मेरा जो गांव है वो बिल्कुल कॉर्बेट नेशनल पार्क के बगल में पड़ता है। आज स्थिति यह है कि अगर बच्चे को स्कूल में भेजना है तो उसकी माँ को खुद गांव के 2-3 परिवार मिलके ही वो स्कूल को भेजते हैं। अगर पता चला कि आज एक बच्चा नहीं जा रहा तो दूसरे को भेजे, स्कूल भी नहीं जाते वो लोग। अभी आपने देखा पिछले 1 साल पहले हमारे दुगड्डा, जो पौड़ी गढ़वाल के अंदर दुगड्डा ब्लॉक है, एक माँ जो है बच्चे को स्कूल छोड़ के पैदल आ रही थी जंगल से और वहीं पे उसको जो है बाघ ने मार दिया। तो इस तरह की घटनाएं बहुत आम हो चुकी हैं। तो सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, तो सरकार को चाहिए कि एक ठोस नीति पे काम करे और जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा इसमें कि किस तरह से हम इन चीजों से बच सके। हम वहां पे विकास के नाम पे जो है बिना पेड़ों को ना काटें, जंगली जानवरों को डिस्टर्ब ना करें, लेकिन सरकार लगी हुई है कि उनको जंगलों में रिसोर्ट बनाने हैं, जंगलों में से उनको अच्छी इनकम निकालनी है, पेड़ काटने हैं। तो इसकी वजह से ही जंगली जानवर डिस्टर्ब होके रिहायशी इलाके की तरफ निकल रहे हैं। तो इसमें एक तो हम लोगों की गलती ये भी है कि हम लोग जंगलों के नजदीक मकान बनाना ज्यादा पसंद करते हैं, न कि पहाड़ों में भी ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि फ्री की जमीन सबको चाहिए। जंगल के बगल में आप अगर मकान बनाएंगे तो आपको थोड़ा विस्तार करने के लिए और मिलता है। तो सब गलती हर एक क्षेत्र में है, मेरी भी गलती है, प्रशासन की तो गलती है कि प्रशासन के पास कोई नीति नहीं है। ठीक है, रतनमणि डोभाल जी हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत सर आपका। सर क्या कहना चाहेंगे? राजनीति सबकी ओर से है, सब अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन भाजपा का कहना है कि पूर्ववर्ती सरकारों में भी ऐसे मामले सामने आ रहे थे, लेकिन क्या आंकड़े कम नहीं होने चाहिए थे अगर आ भी रहे थे तो? देखिए गरिमा जी, ये चीजें राजनीति तो होगी, जब राजनीतिक लोग बैठे हैं तो वो राजनीति ही करेंगे। मेरे में मानव और वन्य जीव जो संघर्ष है वो सरकार की नीतियां भी उसके लिए जिम्मेदार हैं। और लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं
अभी आपने बताया 1264 लोग मारे गए वन्य जीव के हमले में, और एक आंकड़ा ये भी है कि 2025 में जो हमारे वनों में जो गुलदार दूसरे जो ये जानवर हैं उनकी संख्या भी कम हुई है। उत्तराखंड को वन्य जीव के लिए देश में सबसे सुरक्षित वन माना गया है, लेकिन उसमें भी ये कम हो रहे हैं, और उस कम होने के बाद हिंसा भी बढ़ रही है। तो ये इसका निश्चित रूप से जो विशेषज्ञ लोग हैं उनका काम है, उनको देखना चाहिए। अब जो जानवर हिंसक हो गया है वो अन्यों को भी हिंसक बनाता है। उसका एकमात्र मैं जो समझता हूँ कि उसको अगर मार दिया जाए तो अन्य जो हिंसक वो जो दूसरे ग्रुप को हिंसा करता है वो जानवरों पे भी हिंसा करेगा, वो जानवर भी फिर हिंसा में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो एक खतरनाक स्थिति हो जाती है। अगर शुरू में ही उस पर नियंत्रण कर लिया जाए तो मैं समझता हूँ कि उससे कुछ बचा जा सकता है। दूसरी एक जो देखने वाली चीज है, ये सर्वे के निरीक्षण की बात कि क्या जानवरों के वन्य क्षेत्र में वहाँ पानी की क्या स्थिति है, वहाँ उनके भोजन जो प्राकृतिक रूप से जो भोजन उनको ले चाहिए वो जानवर वहाँ पर हैं जिनके सारे वो जिंदा रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है, ये भी एक इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। और दूसरा ये गांव में एक बड़ी समस्या ये भी है कि वन कम हो रहे हैं, गांव खाली हो रहे हैं। ये जो असंतुलन जो पैदा हो रहा है गांव में वन में और ये ठीक है। अभी वो ध्यानी जी बता रहे थे, आप पूरे उत्तराखंड को ये पॉलिथीन का यार्ड बना रहे हैं पूरे क्षेत्र में, चाहे वो यात्रा मार्ग पे हो, चाहे रिजॉर्ट्स में हो, या कहीं देवी देवताओं के जो मंदिर हैं वहाँ पूरा आपने उसका पॉलिथीन का यार्ड बना दिया है, उसको सब फेंक रहे हैं, और जंगली जानवर भी फिर उस पर भी आकर्षित हो रहे हैं। ये भी एक कारण है। खास तौर से जो सुअर है, बंदर है और ये दूसरे जानवर है उन पर आता है, और उनके साथ फिर वो भी पीछा कर। मेरा ऐसा मानना है कि ये भी देखने वाली बात है कि ये फॉरेस्ट क्षेत्र में जो जंगल जहाँ ये जानवर हैं वहाँ में जो बीट प्रभारी हैं, फॉरेस्ट गार्ड जो होते हैं, फॉरेस्ट उसकी स्टाफ की क्या स्थिति है, उस पर कोई असला है कि नहीं है, वो उस बीट में कितने उसका आवागमन है, ये तो आजकल तो साइंटिफिक है, आप उसका तय कर सकते हैं कि इस बीट में ये जानवर अत्यधिक संख्या में है, और कौन उसमें हिंसक है कौन नहीं है वो भी उसका भी पता चल सकता है। ये मॉनिटरिंग करने का काम है, ये खाली राजनीति करने का काम नहीं है ये। और राजनीति के लिए तो ये कि उसके पास नीति होनी चाहिए, नियत भी होनी चाहिए। आप ये लेकिन संतुलन जो आपने कहा ना कि जो असंतुलन हो रहा है ये सबसे बड़ा कारण है, और सभी की बातों पर अगर ध्यान दिया जाए या अगर साइंटिफिकली इस चीज को समझें तो वही कारण माना जा रहा है। लेकिन इस असंतुलन के लिए क्या जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? क्यों आखिर उस सीमा रेखा को बरकरार नहीं रखा जा रहा जो पहले के वक्त में हुआ करती थी? तो वही मैं कह रहा हूँ ना जी, ये तो सरकार, जो भी सरकार है, सरकार की ही जिम्मेदारी। मान लिया आप ये पिछली सरकारों ने कुछ नहीं कहा तो 10 तो मुख्यमंत्री आपके ही रहे हैं जो भाजपा प्रवक्ता कह रहे थे उत्तराखंड में जो राज बना है, तो आप ही नालायक हैं, आपने ही नहीं किया। हम तो ये कहने के लिए आप हमको क्यों बाध्य कर रहे हैं? हम नहीं चाहते हम ये शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन आप ये कह रहे हैं पिछली सरकारों ने नहीं किया, तो पिछले तो आप ही हो। संजीव जी आते हैं। तो ये मैं कह रहा हूँ, नीति और नियत का सवाल है कि जो आप कर रहे हैं उसके तहत आपकी नीति क्या है, कैसे आप वनों को सुरक्षित रखें, कैसे वनों से मानव का जो रिश्ता है उसको बरकरार रखें। आपने रिश्ता ही हमारा खत्म कर दिया उस जंगल से हमारा आप चाहते ही नहीं है कि हम जंगल की बात करें। हम तो ये कहते थे, मेरे दादा एक पत्रोल थे, उस समय आप पत्रोल का पद ही नहीं है, तो जब वो गांव की तरफ आते थे लोगों को गांव में पता चल जाता था कि कहीं आग लग गई है, आग बुझाने जाना पड़ेगा, पत्रोल जी आ रहे हैं, तो सारा गांव आग बुझाने जा रहा है। अब आग लगाने तो चले जाते हैं लोग, बुझाने कोई नहीं जाता क्योंकि आपने वो अधिकारी छीन लिया। हाँ। तो ये चीजें भी उसमें करते हैं। आपने हमारा रिश्ता खत्म कर दिया वन से, उन जानवरों से, और इस तरीके से जानवर खूंखार हो रहे हैं क्योंकि खेती नहीं कर रहे हैं।
पहले कोई एक आध गांव में या आसपास में एक दो खेतों में कोई अगर काम कर रहा है तो सारे उसी पे टूट पड़ते हैं। रात को सुअर वहां चैन नहीं लेने दे रहे, दिन में बाघ नहीं लग रहा, फिर वो सुअर वहां पर आ रहे हैं, रीछ आ रहा है, भालू पहले ऐसे नहीं आता गाँव में, भालू भी आ रहा है। चलिए संजीव कुछ सफाई देना चाहते हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ठीक है संजीव जी, डोभाल जी आपकी बात पर संजीव जी कुछ कहना चाहते हैं। संजीव जी बताइए। रीमा जी देखिए, उत्तराखंड की जो भौगोलिक स्थिति परिस्थितियां हैं वो पूरे देश से पूरी तरह से भिन्न है। इस बात को हमारे डोभाल जी भी स्वीकार करते हैं, हमारी बहन भी स्वीकार करती है। और क्योंकि उत्तराखंड, यहाँ पर विकास भी हमको चाहिए और पर्यावरण का हमको ध्यान भी रखना है। और जिस प्रकार से भी मेरी बहन ने जिक्र किया कि आप खड़े पेड़ों को काट रहे हैं, हरे पेड़ों को काट रहे हैं, तो अभी आप देखें कि गंगोत्री हाईवे में 6000 पेड़ कटने थे, लेकिन पर्यावरण का विशेष ध्यान रखते हुए हमने 1 मीटर सड़क की चौड़ाई कम करी और जिसकी वजह से हम लगभग 4500 पेड़ बचा पाए। और अब ये जो पेड़ कट रहे हैं वो मात्र 1600 के आसपास कट रहे हैं। तो हम पर्यावरण का भी ध्यान रखना, और ऐसी की जिम्मेदारी केवल सरकार की, आम नागरिकों की भी जिम्मेदारी है। यदि हम वन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण नहीं करेंगे तो जिस प्रकार से अभी आप देखें भालू शहरों में आ रहे हैं और आसपास गांव देहातों में आ रहे हैं, आदमखोर बन के कई सारे गुलदार रिहायशी क्षेत्रों में आ रहे हैं। हम लोग जिस प्रकार से खाद्य पदार्थ खुले में छोड़ दे रहे हैं वो उनकी गंध से और इस प्रकार के उससे आकर्षित होकर वहां पर आते हैं और एक तरह से हमला करते हैं। लेकिन सरकार पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है, धरातल पर गंभीरता से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, तमाम सीसीटीवी हम लोग लगा रहे हैं, तमाम इस प्रकार के सेंसर लगा रहे हैं ताकि उनकी गुलदार के, रीछ के या इस प्रकार के जो भी ऐसे जानवर हैं जो देखिए ये सारी चीजें आप इस समस्या के बनने के बाद कर रहे हैं संजीव जी, ऐसा नहीं है, हमने ये नहीं कहा कि ये, और हर बार हम यही कहते हैं कि कम से कम समस्या क्यों हो रही है उस पर भी काम होना चाहिए। ये आप अभी खतरा है तो आप उन सारे इलाकों में आपने बाड़े लगवा दिए हैं, शूटर्स की तैनाती कर दी गई है, लेकिन इन सब से भी क्या पूरी तरीके से बचा जा पा रहा है, क्या पूरी तरीके से फायदा हो पा रहा है, सरकार को कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है, इस पर भी सोचना चाहिए। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों वन्यजीव बस्ती की ओर आ रहे हैं, रिहायशी इलाकों की ओर आ रहे हैं? क्या इस कभी पर्यावरणविदों के साथ बैठकर चर्चा करने के प्रयास सरकार ने किया? गरिमा जी देखिए, सरकार लगातार इस बात की समीक्षा करती है। तमाम जो हमारी एक एक्सपर्ट कमिटीज हैं उनको उनकी मीटिंग करते हैं, उनसे परामर्श लेते हैं, उनसे सजेशन लेते हैं और उन सजेशन को हम लोग न केवल सजेशन लेते हैं बल्कि सजेशन को हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। एक एक जान की कीमत हमारे लिए पूरी तरह से महत्वपूर्ण है, कीमती एक एक व्यक्ति की जान है और प्रत्येक नागरिक की जान माल की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी भी है और हम अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरह से निर्वहन भी करते हैं। और अभी देखें संसद में भी जो हमारे उत्तराखंड के सांसद हैं उन्होंने भी जो वन्य जीव मानव संघर्ष है उस मुद्दे को वहां पर उठाने का काम किया। हमारी सरकारें, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, सरकार पूरी गंभीरता से इस मामले के ऊपर पूरी लगातार कार्रवाई कर रही है और इसको कैसे मिनिमाइज किया जाए और कैसे हम अपने जो हमारे वन्य क्षेत्र हैं उनके आसपास रहने वाले जितने भी हमारे नागरिक हैं उनके जीवन को कैसे हम लोग सुरक्षित कर पाए उसके ऊपर हम लोग हमारी सरकारें लगातार काम कर रही हैं
और इस प्रकार की पुनरावृत्ति दोबारा से ना होने पाए, उसके ऊपर भी सरकार लगातार काम कर रही है। और जिस प्रकार से अभी मेरी बहन कह रही थी कि हम केवल एनडी तिवारी जी की सरकार में हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। तो मेरी बहन ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि 2012 से 2017 तक भी इन्हीं की सरकार थी, तो उस समय काम तो कुछ नहीं, विकास तो कुछ हुआ नहीं। उस समय केवल हुआ तो केवल भ्रष्टाचार हुआ, घोटाले हुए और हीला हवाली हुई, लापरवाही हुई। और यदि कुछ किया होता तो आपके पास भी जवाब देने के लिए कुछ शायद बचा होता, लेकिन आपका ध्यान केवल बंदर बांट में था, पैसा कमाने में था और घोटाले में था, भ्रष्टाचार में था। लेकिन हमारी सरकार तो कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करती है। और राकेश जी कुछ कहना चाहते हैं, चलिए ठीक है संजीव जी आपकी बात आ गई, राकेश जी कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। राकेश जी, रोजगार की नई नई नीति, ठीक है जल्दी से जी को सुनते हैं। संजीव जी प्लीज राकेश जी को सुनते हैं। गरिमा जी, बड़ा मतलब कि बड़ा हास्यास्पद लगता है अगर आप ऐसी बातें बोलते हैं। मतलब वो कांग्रेस बीजेपी को बोले, बीजेपी कांग्रेस बस वही चीज। हाँ, ये बड़ा दुखद है कि इस तरह की स्टेटमेंट। एक आप सरकार के पक्षधर हैं, आपको सरकार की बातें अच्छी ढंग से रखनी चाहिए, लेकिन आप केवल राजनीति कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल पॉइंट, दूसरी पार्टी को आप जो है उसमें आप ये बताइए। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। खारा शराब का ठेका रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर बना है, ये डीएफओ ने चिट्ठी लिख के डीएम को दी है, लेकिन वहां पे वन मंत्री जी का इतना इन्फ्लुएंस था कि रिजर्व फॉरेस्ट में वहां पे शराब का ठेका खुलवा दिया, जबकि नियम बोलता है कि कोई भी कॉमर्शियल एक्टिविटी में नहीं हो सकती। तो मंत्री हैं और सरकार आपकी इतनी निरंकुश है कि उन्होंने जो है राजस्व विभाग की तरफ से उसको 100 गज जमीन जो है फ्री में ऐसे दे दी, अलॉट कर दी। तो इस तरह के काम आप लोग कर रहे हैं, आप देख कर रहे हैं दूसरी गवर्नमेंट को। आप अपने गिरेबान में झांकिए पहले कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं। रिजॉर्ट खुल रहा है, रिजॉर्ट के लिए आप सड़क की सुविधा उस रिजॉर्ट मालिक को आप सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन गांव में 100 लोग रह रहे हैं, उनके लिए आप सड़क नहीं देंगे। एक पेड़ के लिए आप पूरी सड़क को जो है रोक देंगे कि एनजीटी का क्लियरेंस चाहिए। तो आपकी नीति और भ्रष्टाचार के ऊपर आप बोल रहे हैं कांग्रेस भ्रष्टाचार है। कांग्रेस भी दूध से धुली नहीं है, लेकिन जितनी भ्रष्ट आज की धामी सरकार है उतनी भ्रष्ट सरकार हमने 25 साल में नहीं देखी। मेरी भी 62 साल उम्र हो चुकी है, मैं भी उत्तराखंड का निवासी हूं और उत्तराखंड की राजनीति को देखते आ रहा हूं। जितनी भ्रष्ट और जो है आज व्यवसायी बन के काम कर रही है आपकी धामी सरकार, इतनी निरंकुश सरकार पहले कभी भी नहीं थी उत्तराखंड के अंदर। डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए क्या? डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन ये भी तो ध्यान रखना चाहिए ना कि कम से कम डेवलपमेंट के नाम पर आप कहीं कोई दिशा में तो काम नहीं कर रहे हैं। केवल पूंजीपतियों के लिए आप बताइए, रोजगार नहीं मिलना चाहिए क्या? भाई साहब, माओवाद की अवधारणा को आगे बढ़ाएंगे क्या? आपका डेवलपमेंट इनको आपका डेवलपमेंट केवल पूंजीपतियों के लिए हो रहा है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए हो रहा है। किसी आम नागरिक के लिए आप कोई भी डेवलपमेंट आपका नहीं है। अगर आप वहां पे जो है अगर जब रोजगार की संजीव जी देखिए ठीक है, आप विकास कीजिए, लेकिन अगर गलत दिशा में आप विकास करेंगे तो कहीं ना कहीं वो विकास किसी भी काम का नहीं रह जाएगा और वो और ज्यादा खतरनाक साबित होगा। और वही हो रहा है इस पूरे मामले में। आपने उस सीमा रेखा को मेंटेन ही नहीं रखा। यही वजह है कि देखिए वन्य जीव अब मानव बस्तियों में आ जाते हैं और फिर वो नुकसान पहुंचाते हैं। अब आप उनके ना आने को लेकर तो काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये काम नहीं कर रहे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पर्यावरण विदों के साथ में बैठकें नहीं हो रही है, क्यों आप जंगल की जो एक बाउंड्री थी आप उसको पार करते जा रहे हैं, मानव बस्तियां बढ़ती जा रही हैं। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए ना। रिजॉर्ट्स आप जंगलों में बना रहे हैं, अभी जैसा कि बताएगा 3-3 किलोमीटर की सड़क बन गई। तो अगर इन सारी चीजों पर लगाम लगेगी तो शायद वन्यजीवों के हमलों से मानव बच पाएगा। खैर, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में चीजें बेहतर होंगी और ऐसे मामले भी लगातार कम होते जाएंगे। शुक्रिया सभी मेहमानों को हमारे साथ चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।